Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study about nuclear spin. So what is nuclear spin? Spin is the intrinsic property of nucleus which represents the total angular momentum of the system. स्पिन किसी भी न्यूक्लियस की एक इंटरनल प्रॉपर्टी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है और ये उस न्यूक्लियस का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है उसको रिप्रेजेंट करती है। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम किसी भी चीज़ के अंदर मूव करने की जो एबिलिटी है उसको कहते हैं। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो हम कहेंगे कि इसके अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मोमेंटम जो है वो मौजूद है। और अगर वही ऑब्जेक्ट घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका जो मोमेंटम है उसको हम एंगुलर मोमेंटम का नाम देते हैं। अब जो सर्कल के अंदर मूव करना है या रिवॉल्व करना है वो दो तरह से हो सकता है। यानी ऑब्जेक्ट जो है या तो वो ऑर्बिट कर सकता है। ऑर्बिट का मतलब कि किसी दूसरी चीज़ को सेंटर मानकर उसके गिर्द जो है वो मूव कर सकता है, उसके गिर्द रिवॉल्व कर सकता है। जैसा कि डिफरेंट प्लैनेट्स जो हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, इस तरह आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट कर रहा होता है। तो इस किस्म की जो मोशन है किसी दूसरी चीज़ को सेंटर मानकर उसके गिर्द घूमना, उसके गिर्द रिवॉल्व करना, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल मोशन। तो उससे रिलेटेड जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसको हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। इसी तरह से ऑब्जेक्ट जो है वो किसी दूसरी चीज़ के गिर्द घूमने की बजाय अपनी ही जगह पे रहते हुए अपने ही एक्सिस के गिर्द भी रिवॉल्व कर सकता है। मिसाल के तौर पे आपका जो टॉप है वो अपने ही एक्सिस के गिर्द मूव कर रहा होता है, या आपका जो फैन है वो भी अपने ही एक्सिस के गिर्द यानी अपनी ही जगह पे रहते हुए वहीं पे घूम रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है। तो इस किस्म की जो मोशन है उसको हम स्पिन मोशन कहते हैं और उससे रिलेटेड जो मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, उसको हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। अब एंगुलर मोमेंटम दो तरह का हो गया, एक आपके पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो सकता है, दूसरा उस ऑब्जेक्ट का स्पिन एंगुलर मोमेंटम हो सकता है। और दोनों को जब आप मिला दें, ऐड कर दें, तो आपका किसी भी ऑब्जेक्ट का टोटल एंगुलर मोमेंटम बनता है। अब यहाँ पे हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं या न्यूट्रॉन्स हैं वो बेसिकली स्पिन कर रहे होते हैं, यानी वो किसी दूसरी चीज़ के गिर्द ऑर्बिट नहीं कर रहे, तो उनका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नहीं होता, बल्कि वो अपनी ही जगह पर रहते हुए अपने ही एक्सिस के गिर्द मूव कर रहे होते हैं। इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ स्पिन मोशन कर रहे होते हैं, तो उनका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है। तो सारे के सारे न्यूक्लियॉन का जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, जब सबका स्पिन एंगुलर मोमेंटम हम ऐड कर लेते हैं तो वो हमारे पास उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। अब किसी भी सिस्टम का, किसी भी न्यूक्लियस का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम शो करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पिन। ईच न्यूक्लियन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस हैज इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम। अब वो एंगुलर मोमेंटम कहाँ से आता है? वो बाय नेचर उन जो है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अंदर एबिलिटी होती है कि वो अपने एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व कर सकते हैं, अपनी जगह पर रहते हुए स्पिन कर सकते हैं। जिस तरह इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी नेचुरली न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट कर रहे हैं, प्लैनेट्स वो भी नेचुरली जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। सो जो स्पिन मोशन है न्यूक्लियॉन्स की, प्रोटॉन की या न्यूट्रॉन की न्यूक्लियस के अंदर, वो भी इंट्रिंसिक है, बाय नेचर है। अब उस मोशन की वजह से, स्पिन मोशन की वजह से होता क्या है कि आपका जो न्यूक्लियॉन होता है वो एक मैग्नेट के तौर पे बिहेव करता है। इट मीन्स इट बिहेव्स एज लिटिल मैग्नेट विद नॉर्थ पोल एंड एन अपोजिंग साउथ पोल, मैग्नेटिक डाइपोल एनालॉगस टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब कोई भी पार्टिकल जब स्पिन कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, तो उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है। जिस तरह हमने इलेक्ट्रॉन के केस में भी पढ़ा है कि एक इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा होता है, तो या हमने कहा कि करंट जब किसी वायर में से फ्लो कर रहा होता है तो उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है। तो वो भी किस वजह से होता है? उसके अंदर वो एक इलेक्ट्रॉन, एक चार्ज पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा होता है। तो वो चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है तो उसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, यानी वो एक मैग्नेट के तौर पर बिहेव करता है। बिल्कुल उसी तरह जो न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, यानी जो न्यूक्लियॉन्स है वो भी जब मूव कर रहे होते हैं, स्पिन कर रहे होते हैं अपने एक्सिस के गिर्द, तो उनके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, या हम कह सकते हैं कि वो भी एक छोटे से मैग्नेट के तौर पे बिहेव करते हैं। अब कोई भी जो मैग्नेट होता है उसका दो एंड्स होते हैं, एक एंड उसका नॉर्थ पोल होता है, दूसरा उसका साउथ पोल होता है। और हमें पता है कि आप कभी भी नॉर्थ पोल को साउथ पोल से सेपरेट नहीं कर सकते, कभी भी हम मोनोपोल जो है उसको ऑब्टेन नहीं कर सकते। कि आपके पास जितना भी बड़ा मैग्नेट है उसको जब आप तोड़ते भी जाएं, ब्रेक भी करते जाएं,
तो छोटे से छोटा पीस भी जो मैग्नेट का बचता है उसके अंदर फिर से एक साइड नॉर्थ पोल बन जाती है, एक साइड साउथ पोल बन जाती है। तो अगर आपका जो न्यूक्लियॉन है वो एक मैग्नेट के तौर पे बिहेव कर रहा है, तो इसका मतलब जब वो स्पिन कर रहा होगा, दायरे में घूम रहा होगा, तो एक साइड उसकी जो है, यानी एक दायरे का एक हिस्सा, दायां हिस्सा जो है वो नॉर्थ पोल बन जाएगा, बायां हिस्सा साउथ पोल बन जाएगा, या लेफ्ट वाला जो है वो नॉर्थ बन जाएगा, राइट वाला जो है वो साउथ पोल, यानी उसकी एक साइड जो है वो नॉर्थ पोल बन जाएगी, दूसरी साइड उसकी साउथ पोल बन जाएगी। अब इस किस्म की जो अरेंजमेंट है उसको हम मैग्नेटिक डायपोल का नाम देते हैं, विच इज सिमिलर टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डायपोल क्या होता है, जब दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस को हम एक थोड़ी सी सेपरेशन के जरिए, एक थोड़े से फासले के जरिए उनको अलग कर दें तो वो एक डायपोल बन जाता है, जिसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल का नाम देते हैं। बिल्कुल उसी तरह एक मैग्नेट में भी जब नॉर्थ और साउथ पोल जो हैं वो थोड़े से डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं, जिस तरह अगर वो पार्टिकल घूम रहे हैं तो एक साइड नॉर्थ है एक साउथ है, तो वहां पे जो आपका मैग्नेट है उसमें भी दो पोल्स बन जाते हैं, वो भी एक डायपोल बन जाता है, एक पोल उसका नॉर्थ है दूसरा उसका साउथ है, पोल मीन उसकी एक साइड नॉर्थ है एक साइड उसकी साउथ है, तो वो भी एक डायपोल बन जाता है। उस डायपोल को हम मैग्नेटिक डायपोल का नाम देते हैं, और वो सिमिलर होता है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस वो दो एंड्स होते हैं, और मैग्नेटिक डायपोल के अंदर नॉर्थ और साउथ दो पोल्स हैं हमारे पास, वो डायपोल्स होते हैं। अब जिस तरह इलेक्ट्रिक डायपोल की जो स्ट्रेंथ है उसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की मदद से जो है वो ड्राइव करते हैं, इसी तरह जो आपका मैग्नेटिक डायपोल है, तो मैग्नेटिक डायपोल की जो स्ट्रेंथ है उसकी जो मैग्नीट्यूड है उसको हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, या उसको हम सिंपली मैग्नेटिक मोमेंट का नाम देते हैं और उसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। The magnitude of angular momentum and thus magnetic moment is characterized by nuclear spin. अब ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट है ये बेसिकली एंगुलर मोमेंटम से लिंक्ड है। एंगुलर मोमेंटम से किस तरह से लिंक्ड है? एंगुलर मोमेंटम हमने कहा उसके अंदर मूव करने की एबिलिटी, तो उसके अंदर उस मोशन की वजह से, मूव करने की वजह से ही वो एक मैग्नेट बना है, तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम की वजह से ही उसके अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो अराइज हुआ है, यानी उसके मूव करने की वजह से ही वो एक मैग्नेट के तौर पे बिहेव कर रहा है या एक छोटा सा मैग्नेट बन गया है। सो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम जो है या मैग्नेट एंगुलर मोमेंटम की वजह से ही जो है मैग्नेटिक मोमेंट अराइज होता है। तो इन दोनों चीज़ों की जो मैग्नीट्यूड है उसको हम फाइंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर स्पिन, यानी हम किसी भी न्यूक्लियस के लिए स्पिन वैल्यूज अगर हमें मालूम हो जाएं जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो आई है ये उस हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जो है उसकी मैग्नीट्यूड को भी रिप्रेजेंट करता है, हम एंगुलर मोमेंटम भी इससे फाइंड कर सकते हैं, और मैग्नेटिक मूवमेंट जो है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट उसको भी हम इसकी मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आई इंटू आई प्लस वन, और ये बेसिकली एच नहीं है, एच कट है, ये सिंबल इसका जो है वो एच कट या एच ओवर टू पाई के ये इक्वल होता है, तो यहाँ पे ये मिस्टेक है, एच नहीं है एच कट है। सो एंगुलर मोमेंटम आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? आई इंटू आई प्लस वन। अब यहाँ पे आई जो है ये इसका स्पिन है, टोटल स्पिन है, यानी न्यूक्लियस की टोटल स्पिन जो है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यूज, और सिर्फ उस स्पिन की वैल्यूज की मदद से आप एंगुलर मोमेंटम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एच कट जो है ये एच ओवर टू पाई के इक्वल है, तो एच हमें पता है एच प्लैंक्स कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू जो है वो 6.63 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जाउल सेकंड के बराबर होती है, तो इसका मतलब ये भी एक कांस्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ स्पिन की वैल्यूज अगर हमें पता चल जाए तो हम एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। यही वो चीज़ है जिसको हमने स्टार्ट पे डिफाइन किया था कि जो स्पिन है इट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड भी इससे फाइंड कर सकते हैं। ऑल्सो वी कैन फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट थ्रू दिस स्पिन। वो किस तरह से? मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर मोमेंटम, तो हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम की वजह से ही मैग्नेटिक मोमेंट अराइज हुआ है। सो जितना एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा होगा, जितना मूव करने की एबिलिटी ज़्यादा होगी, उतना ही हमारा जो मैग्नेट है वो स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी ही मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। सो म्यू जो है, जो बेसिकली मैग्नेटिक मोमेंट है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंगुलर मोमेंटम के, और उस प्रोपोर्शनैलिटी को जब हम ख़त्म करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट गैमा आता है विच इज़ कॉल्ड द जायरो मैग्नेटिक रेशो।
अब जायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या है ये हम अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप इसको एक कांस्टेंट के तौर पे ही कंसीडर करें कि यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी जब हम ख़त्म करते हैं तो कांस्टेंट जो यहाँ पे पेयर होता है गैमा, दैट इज कॉल्ड जायरोमैग्नेटिक रेशियो। और गैमा की जो वैल्यू है वो हर न्यूक्लियस के लिए डिफरेंट होगी। एक न्यूक्लियस के लिए ये कांस्टेंट है, लेकिन जब न्यूक्लियस चेंज होगा तो हर न्यूक्लियस के लिए गैमा की डिफरेंट वैल्यूज होंगी, जिनको हम मेजर करते हैं इन द यूनिट्स पर सेकेंड पर टेस्ला। The proton and neutrons both have spin 1/2। अब स्पिन आई हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, दोनों जो हमारे पास प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है उनको हमने 1/2 वैल्यू जो है वो असाइन की हुई है। यानी जब भी आपके पास एक प्रोटॉन स्पिन कर रहा होगा तो हम कहेंगे इसकी स्पिन की वैल्यू 1/2 है। इसी तरह जब एक न्यूट्रॉन स्पिन कर रहा होगा तो उसके लिए भी हम कहेंगे कि स्पिन की वैल्यू जो है वो 1/2 है। द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन इज 1 प्रोटॉन। अब हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, तो उसकी जो स्पिन है वो सिर्फ और सिर्फ 1/2 होगी। यानी उसके लिए जो आई की टोटल वैल्यू है दैट विल बी 1/2। हीलियम हैज़ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। अब हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, तो होना तो ये चाहिए था कि 2 प्रोटॉन्स के लिए हाफ प्लस हाफ 1 हो जाती स्पिन, इसी तरह 2 न्यूट्रॉन्स के लिए भी 1 होती और टोटल स्पिन जो है वो 2 होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। 2 protons are paired in the same orbital with their magnetic moments opposing each other। अब इस तरह से क्यों इनकी स्पिन जो है वो ऐड नहीं होती, स्पिन 2 नहीं आती, क्योंकि जब भी 2 प्रोटॉन आपके पास एक न्यूक्लियस के अंदर इकट्ठे होंगे एक ऑर्बिटल के अंदर, तो वो हमेशा उनकी जो स्पिन होगी वो एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स को जब फिल करते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर, तो अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हम कहते हैं कि एक ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन हम फिल करेंगे दोनों की स्पिन एक दूसरे के ऑपोजिट होनी चाहिए। बिल्कुल उसी तरह जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं ये भी जब फिल होते हैं डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर, तो ये भी पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है उसको फॉलो करते हैं। यानी जब 2 प्रोटॉन इकट्ठे होंगे एक ऑर्बिटल के अंदर तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करेंगे। मतलब एक अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करना शुरू कर देगा। अब जब वो डिफरेंट ऑपोजिट डायरेक्शंस में स्पिन करेंगे तो उसका मतलब उनका वो जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो भी एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। यानी एक का मैग्नेटिक मोमेंट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो दूसरे का मैग्नेटिक मोमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। मतलब एक का अगर नॉर्थ पोल ऊपर है साउथ पोल नीचे है तो दूसरे का नॉर्थ पोल नीचे होगा साउथ पोल ऊपर की तरफ होगा। तो वहां पे वो दोनों जो मैग्नेट बने हैं वो दोनों मैग्नेट एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, एक दूसरे को अपोज कर रहे होते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे होते हैं। तो जब वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे होते हैं ऑपोजिट स्पिन की वजह से, तो टोटल स्पिन जो है वो उन 2 प्रोटॉन्स की वो 0 हो जाती है। इसी तरह 2 न्यूट्रॉन्स जो हैं उनकी स्पिन भी 0 हो जाती है। तो जब प्रोटॉन भी पेयर्ड हो और न्यूट्रॉन भी पेयर्ड हो तो उस वक्त जो स्पिन की वैल्यू होती है वो 0 होती है, जैसा कि हीलियम के केस में है। सिमिलरली कार्बन हैज 1 अनपेयर्ड प्रोटॉन सो इट हैज आई इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे कार्बन 12 की नहीं 13 की बात हो रही है बेसिकली, और उसके अंदर अनपेयर्ड प्रोटॉन नहीं न्यूट्रॉन होता है, ये मिस्टेक है इसके अंदर। सो आपने इसकी करेक्शन कर लेनी है कि हम यहाँ पे कार्बन 12 की नहीं 13 की बात कर रहे हैं। तो कार्बन 13 के अंदर एक अनपेयर्ड न्यूट्रॉन होता है, 6 उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, 7 न्यूट्रॉन होते हैं। अब जो 6 प्रोटॉन है वो भी पेयर अप हुए होते हैं 2 2 और 2, और जहाँ पे 2 प्रोटॉन पेयर अप हो गए वो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगे, अगले 2 भी अगले 2 भी। यानी 6 प्रोटॉन है, यहाँ जहाँ पे 3 पेयर बने हुए हैं तो वो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगे। इसी तरह 7 न्यूट्रॉन है तो वो उसमें से जो 6 न्यूट्रॉन है वो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट कर देंगे, पीछे बचेगा सिर्फ और सिर्फ एक न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब जो टोटल स्पिन होगी कार्बन 13 की वो सिर्फ और सिर्फ उस एक अनपेयर्ड न्यूट्रॉन की वजह से होगी, और उसकी वैल्यू हमारे पास 1/2 आ जाएगी। तो कार्बन 13 के लिए टोटल स्पिन जो है वो हाफ होगी। इसी तरह न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन 14 का जो न्यूक्लियस है उसकी स्पिन 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 होती है, बिकॉज इट हैज़ 1 अनपेयर्ड प्रोटॉन एंड 1 अनपेयर्ड न्यूट्रॉन। अब जो कार्बन 14 का न्यूक्लियस है 7 इसका एटॉमिक नंबर है, अब 14 है तो इसका मतलब 7 प्रोटॉन है, साथ ही इसके अंदर न्यूट्रॉन। अब 6 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो पेयर अप होते हैं। 6 प्रोटॉन जो हैं उनका भी कोई नेट स्पिन नहीं होगी, जो 6 न्यूट्रॉन है उनके भी 3 पेयर बने होंगे, नेट स्पिन उनकी भी 0 होगी। तो पीछे बचा एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन।
अब ये बात यहाँ पे आपने याद रखनी है कि प्रोटॉन प्रोटॉन के साथ ही पेयर बनाएगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के साथ ही पेयर अप होगा। दोनों के सेपरेट ऑर्बिटल होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है तो वो दोनों भी पेयर अप हो जाएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में इनकी स्पिन होगी, ऐसा नहीं होता। प्रोटॉन सिर्फ प्रोटॉन के साथ पेयर अप हो सकते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के साथ। सो एक प्रोटॉन अनपेयर्ड बचा, एक न्यूट्रॉन अनपेयर्ड बचा, तो दोनों के लिए हाफ प्लस हाफ, तो टोटल स्पिन जो है हमारे पास वो 1 के इक्वल हो जाती है। Across the entire periodic table, nuclear spin values ranging from I is equal to 0 to I is equal to 8 in half unit increments can be found. Protons and neutrons each have net spin of 1 by 2, but this derives from the elementary quarks and gluons of which they are composed. As a result of this complexity, no simple formula exists to predict I based on the number of protons and neutrons within an atom. Nevertheless, there are some general rules that apply to special cases. अब वो कह रहा है कि पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर जो स्पिन की वैल्यूज़ हैं वो रेंज करती हैं 0 से लेकर 8 तक विद हाफ यूनिट इंक्रीमेंट। मीन्स किसी की हाफ होगी, दूसरे में हाफ प्लस हाफ 1 होगी, अगले की 1 में हाफ प्लस कर दें तो 3/2 होगी। और तरतीब से नहीं होगा कि पहला जो आइटम है उसकी हाफ है, अगले की 1 है, अगले की 3/2, इस तरह नहीं होता। ये जस्ट ये बताया हुआ है कि जो रेंज है स्पिन वैल्यूज़ की पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के लिए वो 0 से लेकर 8 तक है। यानी 0 मिनिमम 0 हो सकती है, मैक्सिमम 8 हो सकती है, और उसके दरमियान की वैल्यूज़ हाफ हाफ के इंक्रीमेंट के साथ डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स के पास होती हैं स्पिन की। मतलब 1/2 है, फिर 2 है, फिर 1/2 है, फिर 1 है, फिर हाफ उसमें प्लस कर दें तो 3/2 है, फिर उसमें फिर हाफ प्लस कर दें तो 2 बन जाता है, फिर 5/2 है, 7/2 है, 9/2 है, 6 है, 7 है। यानी ये डिफरेंट वैल्यूज़ हाफ हाफ के इंक्रीमेंट के साथ मुख्तलिफ न्यूक्लियाई की होती हैं। अब हर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए तो डिसाइडेड है कि हमने उनको जो स्पिन है हाफ वो असाइन कर दी, लेकिन ये जो हाफ वैल्यू हमने ड्राइव की है ये उनकी एलिमेंट्री क्वार्क्स से और ग्लूऑन से। अब क्वार्क्स और ग्लूऑन्स क्या है, ये पीछे भी हम क्वार्क्स की बात कर चुके हैं। ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं जिनको मिलाने से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स को मिलाने से हमारे पास न्यूक्लियस बनता है, या हम मैटर की बात करें तो हम कहते हैं कि मैटर के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो एटम्स हैं, यानी डिफरेंट टाइप्स के एटम्स को मिलाने से मैटर हमारे पास बनता है। बिल्कुल उसी तरह जो हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल एटम के अंदर प्रोटॉन्स हैं या न्यूट्रॉन्स हैं, तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं यानी उनको मिलाने वाली जो चीज़ें हैं वो किस चीज़ से मिलकर बनी होती हैं, वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहलाते हैं। क्वार्क्स और ग्लूऑन्स भी उन एलिमेंट्री पार्टिकल्स में से हैं। ठीक है, सो क्वार्क्स और ग्लूऑन्स एलिमेंट्री पार्टिकल हैं, यानी वो चीज़ें हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल हैं जिनको मिलाने से हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स बनते हैं, यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो बनते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ क्वार्क्स एंड ग्लूऑन्स इन ईच न्यूट्रॉन या प्रोटॉन हमने उनको हाफ वैल्यूज असाइन की, लेकिन ये जो वैल्यूज़ हैं वो वेरी करती हैं फ्रॉम एटम टू एटम, फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल। तो पीछे हमने कुछ गैस बेसिस पे कुछ एलिमेंट्स की स्पिन वैल्यूज़ हमने बताई, लेकिन स्टिल कोई जनरल रूल, कोई जनरल फार्मूला हमारे पास ऐसा नहीं है जिनकी बेसिस पे हम स्पिन वैल्यूज़ हम बता सकें कि इसके अंदर अगर इतने प्रोटॉन्स हैं इतने न्यूट्रॉन है तो इसका मतलब इसकी स्पिन इतनी होगी। सो पीछे कुछ जनरल जो है वो हमने हिट एंड ट्रायल बेसिस पे कुछ चीज़ों की स्पिन गैस की कि इस वजह से इसकी स्पिन 0 है, इस वजह से इसकी 1/2 है, या इस वजह से इसकी स्पिन 1 है। लेकिन हमारे पास कोई जनरल रूल, कोई जनरल फार्मूला ऐसा नहीं है कि हमें कहा जाए कि ये आपके पास न्यूक्लियस है, इसमें इतने प्रोटॉन इतने न्यूट्रॉन है, इसकी स्पिन वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाएं। तो आई को कैलकुलेट करने का कोई जनरल फार्मूला या जनरल रूल हमारे पास नहीं है। इसको हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं और हर न्यूक्लियस के लिए आई की डिफरेंट वैल्यूज़ हमारे सामने आती हैं। लेकिन कुछ जनरल ट्रेंड जो है वो हमें देखने को मिलते हैं जो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद हैं, उनको हम डिस्कस कर सकते हैं। जो हमारे पास इवन इवन न्यूक्लियाई हैं, इवन इवन का मतलब ऐसे न्यूक्लियाई हैं जिनके अंदर प्रोटॉन्स की तादाद भी इवन होती है, न्यूट्रॉन्स की तादाद भी इवन होती है। तो न्यूक्लियाई कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ बोथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैव आई इज इक्वल टू 0। अब इसकी वही रीज़न है जो पीछे हम पढ़ चुके हैं कि अगर तो न्यूट्रॉन्स की तादाद भी इवन है, प्रोटॉन्स की तादाद भी इवन है, तो इवन का मतलब उनके अंदर पेयरिंग हुई हुई है, नेट स्पिन जो है वो 0 हो जाती है। तो उन सब के लिए तो जनरली हमें पता है कि नेट स्पिन 0 होगी
अगर हमारे पास कोई ऐसा न्यूक्लियस है जिसके अंदर इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मिसाल के तौर पर हीलियम 4 है, कार्बन 12 है, ऑक्सीजन 16 है, सल्फर 32 है। इन सब के अंदर इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब इसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। कार्बन में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन है। इसी तरह सल्फर के अंदर 16 प्रोटॉन है और 16 ही न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद जब इवन होगी तो नेट स्पिन इन सब एलिमेंट्स के लिए 0 होगी। उसके बाद आ जाते हैं ओड ओड। ओड ओड का मतलब ऐसे न्यूक्लियाई हैं जिनके अंदर प्रोटॉन्स की तादाद भी ओड होगी और न्यूट्रॉन्स की जो तादाद है वो भी ओड होगी। तो इस तरह के जो न्यूक्लियस होते हैं उनके लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर है यानी आई की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, यानी 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कोई भी वैल्यू उनकी हो सकती है। और बाकी जितने भी ऑल अदर्स का मतलब ओड इवन या इवन ओड, यानी ऐसे न्यूक्लियाई जिसमें प्रोटॉन जो है उनकी तादाद ओड है और न्यूट्रॉन्स की तादाद इवन है, या प्रोटॉन्स की तादाद जो है वो इवन है, न्यूट्रॉन्स की तादाद ओड है। ओड इवन या इवन ओड इन सारे कॉम्बिनेशंस के लिए जो स्पिन की वैल्यू होती है वो हाफ इंटीजर होती है, ठीक है, यानी उनके लिए स्पिन की जो वैल्यूज होती हैं 1/2 3/2 5/2 7/2 9/2 इन सारी रेंजेस में आती हैं, यानी हाफ इंटीजर्स होते हैं। सो ये जनरल ट्रेंड्स हैं कि इवन न्यूक्लियाई जो हैं उनका हमेशा स्पिन 0 होगी। जो ओड न्यूक्लियाई हैं उनके लिए स्पिन की वैल्यू हमेशा इंटीग्रल होगी, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 तक होगी और हाफ इंटीजर्स नहीं होंगे। इसी तरह जो बाकी हैं ओड इवन या इवन ओड न्यूक्लियाई हैं उनके लिए जो स्पिन वैल्यूज़ हैं वो हाफ इंटीजर्स होंगे, मतलब 1/2 3/2 5/2 या 7/2। सो इस रेंज में होंगे, लेकिन एग्जैक्टली हम जो है वो जनरल फार्मूला नहीं बता सकते कि इतने प्रोटॉन इतने न्यूट्रॉन है तो फिर उसकी स्पिन 2 होगी, इतने प्रोटॉन न्यूट्रॉन है तो स्पिन 3 होगी 4 होगी। हम एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते, लेकिन हम इतना बता सकते हैं कि अगर ओड है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इनमें से कोई इंटीग्रल नंबर होगा। अगर ओड इवन या इवन ओड है तो इसका मतलब हाफ स्पिन जो है वो हाफ इंटीग्रल जो है वो स्पिन होगी, मतलब 1/2 होगी 3/2 होगी 5/2 होगी या 7/2 होगी।